कहानी की शुरुआत नोएडा उत्तर प्रदेश से होती है, जहाँ पर त्रिभुवन मिश्रा अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ थिएटर मूवी देखने आता है। उनके साथ में उसके साले साहब सुबोध पाठक अपनी पत्नी शोभा पाठक के साथ होते हैं। सभी लोग वहाँ पर मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं। मूवी देखने के बाद सुबोध अपने जीजा से कहता है कि आप तो गवर्नमेंट सीए हो, फिर भी रिश्वत नहीं लेते। इतनी महंगाई में सैलरी भर से खर्चा कहाँ चलता है। तब त्रिभुवन कहता है कि मैं मेहनत की कमाई से अपना परिवार चलाता हूँ, जिसमें मेरा परिवार खुश है। तुम्हारे पैसे में तुम्हारा घर चलता है। सुबोध इंश्योरेंस एजेंट है, जिससे वह अच्छा खासा पैसा बना लेता है। इसलिए वह हमेशा अपने जीजा त्रिभुवन को ज्ञान देता रहता है कि उन्हें भी टेबल के नीचे से पैसे ले लेने चाहिए। त्रिभुवन की पत्नी अशोक लता मिश्रा को केक बनाने का शौक है। वह पुराने अवन को ठीक कर कराकर अपना काम चला रही है। त्रिभुवन और अशोक लता एक दूसरे का अच्छे साथी की तरह प्यार से रहते हैं। त्रिभुवन के बच्चे महंगे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है टीकाराम जैन से, जो दुनिया के सामने हलवाई की दुकान चलाते हैं, मगर असल में उनका काम सुपारी लेकर यानी पैसे लेकर लोगों को मारना, किडनैप करना, बंदी बनाना है। मगर वह अपने काम में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि अपनी पत्नी बिंदी जैन को समझ नहीं पाते। बिंदी जैन के पास पैसा खूब है, मगर पति का अटेंशन और प्यार नहीं है। इधर त्रिभुवन सीए टॉपर होकर सच्चाई से अपना काम कर रहा है, मगर अंसल साहब जो बिल्डर हैं, वह अपनी फाइल पास करवाना चाहते हैं ताकि बिल्डिंग का काम शुरू हो सके। मगर उस बिल्डिंग की फाइल त्रिभुवन को मिल जाती है, जो रिश्वत लेकर काम करने को तैयार नहीं है। इसके बाद अंसल त्रिभुवन से बार बार फाइल पास करने को कहता है, मगर त्रिभुवन का जमीर नहीं मानता। इसके बाद अंसल त्रिभुवन के बॉस को धमकाता है, क्योंकि उसने अंसल से पैसे पहले ही ले लिए हैं। तब त्रिभुवन का बॉस त्रिभुवन को धमकाता है कि अंसल की फाइल पास करो, वरना तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा। यह सुनकर त्रिभुवन डर जाता है और अपने बॉस को हाँ बोल देता है, मगर उसका मन नहीं मान रहा होता। अगली सुबह उसे पता लगता है कि जिस बैंक में उसकी सारी कमाई थी, वह घोटाले की वजह से बंद हो गया है। त्रिभुवन यह खबर सुनकर परेशान हो जाता है और वह सीधा बैंक जाता है सिचुएशन समझने के लिए, मगर बैंक में भी भीड़ लगी होती है और त्रिभुवन को वहां जाकर यह तो क्लियर हो जाता है कि बैंक से अब पैसे मिलना मुश्किल है। त्रिभुवन अपने ऑफिस जाता है, मगर वहां भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। उल्टा बॉस यह बोलता है कि टेबल के नीचे से पैसे लिए होते तो अब इतनी मुश्किलों का सामना ना करना पड़ता। तभी त्रिभुवन को बच्चों के स्कूल से कॉल आता है, जहाँ पर स्कूल लेट फीस के लिए फाइन की मांग करता है। इधर त्रिभुवन के बूढ़े पेरेंट्स कुछ पैसे मांगते हैं ताकि गांव के घर की मरम्मत हो सके। यह सोच कर त्रिभुवन परेशान रहता है। फाइनली त्रिभुवन बिल्डर अंसल से मिलने एक रेस्टोरेंट जाता है, जहां पर अंसल उसे फाइल पास करने के 20 लाख रुपए ऑफर करता है, मगर त्रिभुवन जरूरत के हिसाब से 4.5 लाख रुपए लेता है। मगर उसे रात भर नींद नहीं आती कि अगर उसने फाइल पास की और कल भर बिल्डिंग गिर गई तो कितने लोग मारे जाएंगे। वह अंसल के पास वापस मिलने जाता है, जहाँ पर वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि उससे यह गलत काम नहीं होगा। तब अंसल दिए गए पैसे वापस मांगता है, मगर त्रिभुवन कहता है कि पैसे तो खर्च हो गए। तब अंसल धमकी देते हुए कहता है, पैसे तो चुकाने पड़ेंगे, या आप चुकाओ या फिर आपका परिवार। अब पैसे के साथ साथ 5% ब्याज भी लगेगा। त्रिभुवन हामी भर के वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वह अपने साले सुबोध और उसकी पत्नी को घर बुलाता है खाने पर। वहाँ पर त्रिभुवन कुछ पैसों की मांग करता है, मगर सुबोध मना कर देता है। उल्टा त्रिभुवन को ज्ञान देने लगता है। सबके जाने के बाद अशोक लता भी त्रिभुवन पर गुस्सा करती है। रात में त्रिभुवन अपने दोस्तों से मिलने क्लब जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त उसे एक कॉल गर्ल के साथ रूम में भेज देते हैं। वह कॉल गर्ल बताती है कि उसने आज 1 घंटे के 15,000 लिए हैं। वैसे वह 30,000 लेती है और एक फुल नाइट के 60,000 रुपए। यह सुनकर त्रिभुवन दंग रह जाता है। वह घर वापस जाकर बहुत सोच समझने के बाद अपनी प्रोफाइल बनाता है एक हॉट साइट पर, जहां पर कॉल गर्ल की तरह नाइट स्पेंड करने के पैसे लेगा। नाम रखता है प्रोफाइल का सीए टॉपर। कहानी की शुरुआत सुबह से होती है, जहां पर त्रिभुवन तैयार होकर ऑफिस जाता है, मगर रास्ते में भी वह सिर्फ पैसों के बारे में सोचता रहता है। ऑफिस पहुंचकर वह अपनी कोलीग, जिससे उसकी अच्छी दोस्ती है, उससे वह पूछता है कि एक आदमी की क्या जरूरतें होती हैं, जिसका वह जवाब यह कहकर देती है कि रोटी, कपड़ा और मकान, और कोई उन्हें समझे मन से, तन से, दिल से। तभी वह त्रिभुवन से पूछती है कि
क्यों पूछ रहे हो? कोई रिसर्च कर रहे हो क्या आप? त्रिभुवन कहता है, रिसर्च जैसा ही है, औरतों की भी यही जरूरतें होंगी। वह कॉलीग हाँ में जवाब देती है। काफी इंतजार के बाद फाइनली त्रिभुवन को हॉट साइट पर कोई देसी जी नाम का मिलने के लिए मैसेज करता है। त्रिभुवन उससे मिलने एक होटल जाता है, मगर देसी जी त्रिभुवन को देखकर उस पर भड़क जाता है, क्योंकि त्रिभुवन फीमेल बनकर देसी जी को बुलाता है। मगर त्रिभुवन तुरंत ही देसी जी को सॉरी बोलता है और कहता है कि इस प्रोफेशन में मैं नया उतरा हूँ, इसलिए किसी एक्सपीरियंस वाले से थोड़ा नॉलेज लेना चाहता था। त्रिभुवन का भोला चेहरा और रिक्वेस्ट देखकर पैसे के बदले देसी जी नॉलेज देने को तैयार हो जाता है। देसी जी बताता है कि टाइम की कदर करो, कुछ ऐसा शो करो कि तुम दूसरों से अलग हो, और कभी क्लाइंट को किसी चीज के लिए मना नहीं करना, और क्लाइंट किसी भी रंग रूप साइज का हो, सब बराबर है। त्रिभुवन यह बातें अपनी डायरी पर लिख लेता है। इधर हसन भाई, जो टीकाराम जैन का कॉम्पिटिटर है और मार्केट में अपना नाम बना रहा है, हसन भाई पैसों के लिए बदले में किडनैपिंग, धमकी देना जैसे काम करता है। वह भी सुबोध को कहकर अपना और अपने आदमियों का इंश्योरेंस करवाता है, क्योंकि उनके धंधे में मारधाड़ चलती रहती है। इधर घर जाकर त्रिभुवन अपना प्रोफाइल फीमेल से मेल कर लेता है। तभी उसे एक क्लाइंट मैसेज करती है और होटल मिलने बुलाती है, मगर त्रिभुवन वहां जाकर घबरा जाता है और कुछ नहीं करता। इसलिए वह क्लाइंट सीए टॉपर की प्रोफाइल के नीचे नेगेटिव रिव्यू देती है। त्रिभुवन एक बार फिर देसी जी से मिलता है ताकि कॉन्फिडेंस ला सके। देसी जी त्रिभुवन को समझाता है कि दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचो। पैसे कमाने हैं कि नहीं, कमाने हैं तो दिल की सुनना थोड़ा बंद करो और हमेशा एक चाकू साथ में रखो, क्योंकि क्या पता कोई क्लाइंट मेंटल पीस मिल जाए, खुद की भी तो प्रोटेक्शन करनी है। इसके बाद त्रिभुवन फिर से क्लाइंट के मैसेज का वेट करने लगता है। उसी दौरान अंसल बिल्डर त्रिभुवन को फोन करके पैसों के बारे में रिमाइंड कराता है। इधर टीकाराम जैन और हसन भाई के आदमियों के बीच चंदा लेते हुए बहस हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, मगर तब तक सब भाग चुके होते हैं। पुलिस ऑफिसर हैदर अली अपने साथी के साथ टीकाराम जैन के हलवाई की दुकान जाते हैं, जहाँ पर हैदर अली टीकाराम से पूछता है गौड़ साहब के बारे में, क्योंकि वह काफी दिनों से लापता है। मगर टीकाराम कहता है वह सिर्फ कस्टमर था, कोई दोस्ती नहीं थी। कुछ जलेबी खाने के बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। इधर बिंदी जैन दुकान पर आती है कुछ मिठाई लेने, मगर टीकाराम एक बार फिर अपनी पत्नी को नीचा दिखाता है, यह कहकर कि तुम्हें किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं है। बिंदी मिठाई लेकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एक तरफ त्रिभुवन के क्लाइंट दिनों दिन बढ़ने लगते हैं और वह अच्छे पैसे कमाने लगता है। मार्केट में सीए टॉपर पॉपुलर होने लगता है। त्रिभुवन अपनी वाइफ के लिए एक नया माइक्रोवेव लेकर आता है, स्कूल का फाइन भर देता है। धीरे धीरे बिल्डर अंसल भाई का पैसा भी चुकाने लगता है। तभी अगली क्लाइंट त्रिभुवन की बिंदी जैन होती है, मगर बिंदी त्रिभुवन से कहती है कि पहले आप फिल्मों के हीरो की तरह डांस करेंगे, बदले में 5 गुना ज्यादा पैसा दूंगी। त्रिभुवन कहता है अगले 2 घंटे के लिए मैं आपका हूँ, अब जो कहोगे मैं वो करूँगा। त्रिभुवन बिंदी के सामने नाचता है। धीरे धीरे बिंदी भी त्रिभुवन के साथ नाचने लगती है। फिर धीरे धीरे दोनों एक हो जाते हैं। त्रिभुवन वॉशरूम चला जाता है। इधर बिंदी त्रिभुवन का लायक केक खाने लगती है, जिसे अशोक लता ने बनाया था। बिंदी केक खाने के बाद कहती है कि इस केक में ऑरेंज फ्लेवर और केसर डालोगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। घर जाकर त्रिभुवन अशोक लता को केक में ऑरेंज फ्लेवर और केसर डालने की एडवाइस देता है। अशोक लता हाँ में जवाब देती है। त्रिभुवन देसी जी से मिलने जाता है, जहाँ पर वह देसी जी से पूछता है कि औरत को कैसे समझा जा सकता है। तब देसी जी त्रिभुवन से कहता है औरत को उन्हीं की जुबानी समझा जा सकता है। त्रिभुवन हर क्लाइंट की जरूरत पूछकर उनके हिसाब से तैयार होकर जाता है। उन्हें हर बार ब्यूटीफुल फील कराता है, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो या मेंटल स्ट्रेस से डील कर रहे हो। उन्हीं की हर बात सुनता है। इधर अशोक लता का केक भी पॉपुलर होने लगता है। त्रिभुवन अपनी हर क्लाइंट को एक मिरर गिफ्ट करता है, जिसमें सीए टॉपर लिखा होता है। धीरे धीरे त्रिभुवन की लाइफ पहले से बेहतर होने लगती है और फैमिली और बच्चे भी खुश रहने लगते हैं। मगर त्रिभुवन अपनी पत्नी को समय अब कम दे पाता है। इधर त्रिभुवन होटल में एक क्लाइंट को सर्विस दे रहा होता है। तभी वहाँ पर हैदर अली अपने ऑफिसर के साथ छापा मारता है। त्रिभुवन और क्लाइंट को हैदर अली और उसकी ऑफिसर पकड़ लेते हैं, मगर पुलिस दोनों से कुछ पैसे लेकर उन्हें वार्निंग देकर जाने देती है। मगर पुरुष वेश्या देखकर हैदर अली हैरान होता है। इस इंसिडेंट के बाद त्रिभुवन थोड़ा डर जाता है। हर टाइम वही सोचता रहता है। अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए पूरी फैमिली को फिल्म दिखाने ले जाता है। अगले दिन टीकाराम का आदमी ढेंचा
घर आता है चेकबुक लेने, मगर वह बिंदी नहीं होती। तब ड्राइवर उससे बताता है कि आजकल मैडम अकेले बाहर जाती है। यह बात सुनकर ढेंचा को अजीब लगता है, मगर वह वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इधर होटल में त्रिभुवन और बिंदी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं। सुबोध भी एक गुंडे का इंश्योरेंस करता है, मोटा प्रीमियम उससे लेता है। इधर एक बार फिर हैदर अली अपने ऑफिसर साथी के साथ टीकाराम जैन की दुकान आता है और उनके सामने समोसे जलेबी खाते हुए बताता है कि जो गौड़ साहब गायब है ना, उनकी हमने इंक्वायरी किया तो पता लगा कि उनका एक कोलीग भी गायब है। कहीं वो भी आपके कस्टमर तो नहीं थे? उस कोलीग को टीकाराम के आदमी ने ही मारा है, वो भी गौड़ साहब के कहने पर। जब गौड़ साहब घबराने लगे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से, तो टीकाराम ने उसे भी मार दिया ताकि उसका नाम खराब ना हो। मगर टीका पुलिस के सामने उस कोलीग को जानने से इनकार कर देता है। इधर त्रिभुवन अंसल बिल्डर के सारे पैसा चुका देता है। त्रिभुवन और अंसल को मिलते हुए त्रिभुवन का बॉस देख लेता है। यह देखकर वह इरिटेट होता है। इधर शाम के समय सुबोध और शोभा त्रिभुवन के घर चाय पीने आ रखे होते हैं। वह लोग शोभा को एक महंगी साड़ी गिफ्ट करते हैं। यह देखकर सुबोध और शोभा हैरान होते हैं। तभी त्रिभुवन बताता है कि वह अशोक लता के लिए एक दुकान मॉल पर खरीद रहे हैं ताकि अशोक लता अपनी बेकरी शुरू कर सके। यह सुनकर सुबोध और शोभा जल जाते हैं, मगर वह ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। तभी त्रिभुवन के कहने पर शोभा उन्हें बताती है कि तुरंत कैश कहाँ से मिल सकता है। शोभा की योगा क्लास में एक आदमी आता है जिसे एंगर इशू है। उसका नाम अब्दुल रहमान है, मगर त्रिभुवन वादा करता है अब्दुल से कि वह टाइम में किश्त चुकता कर देंगे, इसलिए अब्दुल उसे कैश दे देता है। इधर ऑफिस की लिफ्ट में त्रिभुवन का बॉस उसे बार बार नीचा दिखा रहा होता है क्योंकि वह त्रिभुवन की पॉपुलैरिटी से जल रहा होता है। तब त्रिभुवन लिफ्ट का गेट बंद करके अपने बॉस को गुस्से में समझाता है कि अगर दोबारा हमारी बेइज्जती करी तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बॉस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इधर त्रिभुवन अपनी कोलीग को अपने एस्कॉर्ट होने की बात बता देता है। उसकी कोलीग कहती है कि इस प्रोफेशन से हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं आएगा। त्रिभुवन कहता है कि मैं उड़ने लगा हूँ आजकल, अब रुकना थोड़ा मुश्किल है। बिंदी भी त्रिभुवन के साथ इमोशनली अटैच होने लगती है। ढेंचा टीकाराम से कहता है कि भाभी आजकल अकेली बाहर जाती हैं, हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मगर टीकाराम कहता है कि अच्छा है, अब हमें डिस्टर्ब कम करती है और खुद में ही मगन रहती है, इसलिए तुम धंधे पर ध्यान दो। एक तरफ अशोक लता की माँ उनके घर आ जाती है। अशोक लता की माँ और त्रिभुवन में थोड़ी कम बनती है। कोई बंटी और बबली नाम का कपल सीए टॉपर को मिलने बुलाता है। इधर त्रिभुवन शॉप खरीद लेता है अशोक लता के लिए। जब त्रिभुवन होटल पहुंचता है और लाइट ऑन करता है, वह कोई और नहीं बल्कि सुबोध और शोभा होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर चीख मारते हैं और अपने आप को कवर करते हैं, मगर वह एक दूसरे से वादा करते हैं कि अशोक लता को इस बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए। मगर त्रिभुवन उनसे अपने 1 घंटे के पैसे लेकर जाता है। ढेंचा के कहने पर एक आदमी बिंदी का पीछा करता है। अशोक लता और बिंदी एक पार्लर में मिलते हैं। अशोक लता बिंदी को अपनी दुकान में इनवाइट करती है। अशोक लता को पता लगता है कि कोई सीए टॉपर है जो उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यह सुनकर वह थोड़ी हैरान होती है। यह बात वह त्रिभुवन से बताती है। इसके बाद सभी परिवार के लोग शॉप की इनॉग्रेशन में मिलते हैं, मगर शोभा और सुबोध और त्रिभुवन एक दूसरे से नजरें छुपाते रहते हैं। बिंदी का पीछा कर रहा आदमी मोबाइल सेट करता है एक होटल के रूम में और फिर बंदूक की नोक पर वह रिसेप्शनिस्ट को बिंदी मैडम को इस रूम में लाने को बोलता है। इसके बाद त्रिभुवन भी बिंदी के रूम जाता है और दोनों का इंटीमेट वीडियो मोबाइल में बन जाता है। वह वीडियो ढेंचा और दूसरा आदमी लप्पू टीकाराम को दिखाते हैं, जिसे देखकर वह भड़क जाता है, मगर उस वीडियो में त्रिभुवन का चेहरा नहीं दिखता है। टीकाराम ढेंचा और लप्पू को वीडियो में दिख रहे आदमी को जान से मारने को बोलता है, क्योंकि अब टीकाराम की इज्जत की बात है। इधर लप्पू लगातार बिंदी पर नजर बनाए रखता है। त्रिभुवन अपनी फैमिली के कामकाज में बिजी हो जाता है,
क्योंकि अशोकलता की मम्मी भी घर आ रखी होती है। टीकाराम के दो आदमी बैंक से पैसे गिनने वाली मशीन धमका कर ले जाते हैं। इधर हैदर अली को मशीन चोरी का केस मिलता है, जिसके लिए वह बैंक आता है। तभी उसकी मुलाकात अपनी वाइफ से होती है। तब पता लगता है कि हैदर अली का डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा है। टीकाराम बिंदी से कुछ नहीं कहता, मगर वह अंदर ही अंदर जल रहा होता है। एक तरफ सुबोध के लगाए स्टॉक मार्केट में पैसे सारे डूब जाते हैं। वह पैसे असल में उसके इंश्योरेंस के कस्टमर के होते हैं। अगली सुबह अशोकलता की माँ अशोकलता के कान भरने लगती है कि तुम्हारा पति आजकल 40 का होकर 20 साल के लड़के जैसी हरकतें करने लगा है। रोज नया नया स्टाइल और सेंट लगाता है। मगर अशोकलता अपनी माँ को समझाती है कि वह मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों इतना शक कर रही हो। तभी त्रिभुवन काम के लिए बाहर जाता है। उसी वक्त अशोकलता को लेकर उसकी माँ त्रिभुवन का पीछा करती है। तभी वह देखते हैं कि त्रिभुवन के स्कूटर के पीछे कोई लेडी बैठी है और वह एक घर के अंदर जाते हैं। अशोकलता और उसकी माँ भी उस घर में जाते हैं, मगर वहाँ जाकर पता लगता है कि त्रिभुवन सच में सीए के काम से क्लाइंट के घर आ रखा था। थोड़ी देर नाश्ता करने के बाद सब लोग घर वापस आ जाते हैं। अशोकलता अपनी माँ से कहती है कि अब शक मत करना अम्मा। इधर त्रिभुवन भी किसी से गुस्सा नहीं होता। अगले दिन त्रिभुवन बिंदी से मिलने होटल रूम जाता है, मगर लप्पू पहले ही वहाँ पर मौजूद होता है। बंदूक की नोक पर वह त्रिभुवन से नचवाता है। थोड़ी देर बाद बिंदी और त्रिभुवन मिलकर लप्पू की बंदूक नीचे गिरा देते हैं। हाथापाई में त्रिभुवन अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर लप्पू रुकता नहीं है और उसे मारने की कोशिश करता रहता है। इसी हाथापाई में त्रिभुवन के हाथों चाकू से लप्पू मारा जाता है। उसी वक्त उस होटल में देसी जी भी होता है। त्रिभुवन देसी जी को रूम में बुलाता है, मगर लाश देखकर वह भी घबरा जाता है। लप्पू ने पहले ही फोन करके ढेंचा और टीकाराम को होटल में बुला लिया था। किसी तरह बिंदी घबराए हुए त्रिभुवन और देसी जी को मेन गेट से बाहर जाने को बोलती है और खुद पीछे के रास्ते से निकलती है। ढेंचा लप्पू की लाश देखकर सुन्न हो जाता है, मगर वह खुद को संभालता है। टीकाराम गाड़ी के साथ पीछे के रास्ते ही खड़ा होता है और बिंदी उसी रास्ते से आ रही होती है। इसके बाद ढेंचा, टीकाराम और बिंदी गाड़ी से घर वापस लौट जाते हैं। कहानी की शुरुआत बिंदी से होती है, जिसे टीकाराम डांट रहा होता है। काफी देर उसे बोलने के बाद टीकाराम बिंदी से पूछता है कि तुम्हारे आशिक का नाम क्या है। तब बिंदी बताती है कि वह मेरा आशिक नहीं है, बल्कि यह सब करने के वह पैसे लेता है। यह सुनकर टीकाराम हैरान हो जाता है। फिर घबराती हुई बिंदी कहती है, मैंने लप्पू को बचाने की कोशिश करी, मगर वह आदमी साइको निकला। इसके बाद टीकाराम के पूछने पर वह बताती है कि वह एक वेबसाइट पर उस आदमी से मिली थी। उसका नाम उस वेबसाइट में है नोएडा का बादशाह 1001, मगर ढेंचा को कोई भी इस नाम का आईडी वेबसाइट पर नहीं मिलती। तब उन्हें लगता है कि उसने डर के मारे अपनी आईडी डिलीट कर दी, मगर ढेंचा वादा करता है कि वह उस आदमी को छोड़ेगा नहीं। तब बिंदी टीकाराम का विश्वास जीतने के लिए कहती है, हाँ ढेंचा, उस पागल को छोड़ना मत। इधर त्रिभुवन बहुत ज्यादा डरा होता है, क्योंकि उसके हाथों एक मर्डर हो गया है। वह घर आकर भी अपने चेहरे की घबराहट को छुपा नहीं पाता। तभी उसे अब्दुल भाई का मैसेज आता है, जो उसे पैसों के लिए रिमाइंड कराता है। इधर हैदर अली और उसकी टीम को लप्पू मर्डर केस मिलता है। हैदर अली को मर्डर सीन पर एक केक पड़ा हुआ मिलता है। उसे हैदर अली चुपचाप टेस्ट कर लेता है। इसके बाद वह होटल में पूछताछ करता है, मगर वहाँ से उसे कुछ पता नहीं लगता। मर्डर सीन से उन्हें लप्पू का आधार कार्ड मिलता है, जिसमें टीकाराम का एड्रेस लिखा होता है। अब हैदर अली का शक और टीकाराम पर बढ़ता जाता है और वह टीकाराम के घर जाता है। मगर वहाँ जाकर हैदर अली को टीकाराम और ढेंचा से यह पता लगता है कि लप्पू तो बाहर जलेबी बनाने का सामान लेने गया था। यह सुनकर हैदर अली चुपचाप वहाँ से चला जाता है। टीकाराम लप्पू की मर्डर की बातें इसलिए छुपाता है क्योंकि उसकी इज्जत की बात है, मगर जाने से पहले हैदर अली उन्हें गौर साहब, उसका कोलीग के मर्डर की भी उन्हें रिमाइंड कराता है। ढेंचा होटल जाकर वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को धमकाता है कि अगर वह आदमी दोबारा आए तो सिर्फ मुझे बताना, वरना तुम्हें सीधा ठोक देंगे। इधर त्रिभुवन रात भर सो नहीं पाता है, क्योंकि उसे बार बार लप्पू के सपने आते रहते हैं। एक तरफ सुबोध भी परेशान होता है, क्योंकि उसके सारे पैसे शेयर मार्केट में डूब गए हैं। जिस गुंडे बिल्डर के पैसे सुबोध ने लिए थे, वह उसे धमकी देता है कि मेरे इंश्योरेंस के पेपर कब दोगे। तब शोभा कहती है कि आपके पेपर
और पैसे जल्द ही मिल जाएंगे। वह गुंडा बिल्डर सुबोध को और समय देकर वहाँ से चला जाता है। टीकाराम और ढेंचा का डेडिकेशन देखकर बिंदी त्रिभुवन को सतर्क करती है। इधर हैदर अली का साथी ऑफिसर को एक होटल से पता लगता है कि कोई देसी जी नाम का आदमी है जो उस तरह की सर्विसेज देता है। वह देखने में एकदम जॉन अब्राहम जैसा लगता है और अपने आप को शीशे में देखता रहता है। वह देसी जी असल में एक जिम चलाता है। उसी के जिम में हैदर अली भी फिट होने के लिए जाता है। जब हैदर अली देसी जी का स्केच देखता है वह समझ जाता है कि उसका जिम ट्रेनर ही है, मगर हैदर अली ज्यादा कुछ उससे सवाल नहीं पूछता, बल्कि उसका पसीना लगा हुआ तौलिया सैंपल के लिए चुपके से ले जाता है ताकि होटल में मिले किसी सैंपल से मैच करा सके। कहानी की शुरुआत पुलिस वाले से होती है जो डीएनए वाले तौलिया फोरेंसिक डॉक्टर को देता है, मगर डॉक्टर कहता है कि थोड़ा समय लगेगा। इधर देसी जी त्रिभुवन से मिलता है। तब देसी जी कहता है कि ऑफिसर हैदर अली उस होटल के मर्डर के बारे में मुझसे आज जिम में बात कर रहे थे। मुझे भी शक की नजर से देख रहे थे, मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तब त्रिभुवन कहता है कि कुछ दिनों के लिए सर्विसेज देना बंद कर दो वरना फंस जाएंगे, समझे? डरा हुआ देसी जी हाँ में जवाब देता है। इधर अभी भी रात में त्रिभुवन यही सोचता रहता है कि अगर बिंदी के हस्बैंड को उसके बारे में पता लगा तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हैदर अली अपनी टीम के साथ देसी जी को पहचानने के लिए एक होटल के रिसेप्शनिस्ट को बुलाता है और वह देसी जी को पहचान जाता है। इसके बाद मधुर मिलाप जहाँ लप्पू का मर्डर हुआ वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को बुलाता है, मगर देसी जी को पहचानने से वह मना कर देता है। वह यह जानबूझकर करता है क्योंकि लप्पू रिसेप्शनिस्ट को बहुत धमकाता था। एक तरफ त्रिभुवन बंदूक का इंतजाम करने में लग जाता है अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए। इधर ढेंचा बार बार बिंदी और उसके आशिक यानी त्रिभुवन की वीडियो देखता रहता है। तभी उसकी नजर त्रिभुवन के हाथ पर पड़ती है जिसमें टैटू बना होता है। इसके बाद ढेंचा मधुर मिलाप होटल के आसपास के बाजार या दुकान के सीसीटीवी कैमरा ढूंढने लगता है। तभी एक दुकान की सीसीटीवी में त्रिभुवन की शक्ल तो नहीं दिखती, मगर वही सेम टैटू और सेम शर्ट वाले का स्कूटर और उसके स्कूटर का आधा नंबर दिखता है। वह यह खबर टीकाराम को देता है। उधर ही बैठी बिंदी को यह खबर मिल जाती है और बिंदी थोड़ी देर बाद यह खबर त्रिभुवन को बताती है। यह खबर पाते ही त्रिभुवन पहले 4 नंबर वाले और सेम कंपनी के स्कूटर की लिस्ट अपने जान पहचान के सरकारी कर्मचारी से निकलवाता है। तभी देसी जी ऑफिस से बाहर निकलने के बाद त्रिभुवन से कहता है कि नंबर के साथ साथ सभी स्कूटर पीले भी हों, क्योंकि वीडियो में स्कूटर का रंग भी दिखा होगा। तभी देसी जी और त्रिभुवन घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि स्कूटर घर पर नहीं है। इसके बाद त्रिभुवन दिमाग लगाता है और बाकी स्कूटरों को पीला रंग देता है, यह कहकर कि इन स्कूटर पर एक पेंट कंपनी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। टीवी में आने के चक्कर में बाकी स्कूटर के ऑनर पीला पेंट चुपचाप करा लेते हैं। इधर ढेंचा और टीकाराम को हैदर अली पूछताछ के लिए दुकान पर रोकता है। इधर जब तक ढेंचा पुलिस से फ्री होता है तब तक त्रिभुवन और देसी जी मिलकर सारे स्कूटर को पीले रंग से रंग चुके होते हैं। जब ढेंचा गाड़ी लेकर स्कूटर ढूंढने निकलता है तब वह कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि हर स्कूटर पीला है और पहले 4 नंबर सेम है। इसलिए एक बार फिर निराश होकर ढेंचा घर वापस आ जाता है। इधर ढेंचा लप्पू को खोने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान और दुखी होता है, इसलिए वह अपना गुस्सा दूसरों पर निकालने लगता है। इधर त्रिभुवन बंदूक अरेंज नहीं कर पाता है। तभी आखिर में वह पूरी बात शोभा और सुबोध को बताता है। तभी शोभा त्रिभुवन को उसी बिल्डर के पास ले जाती है जिसके पैसे सुबोध को चुकानी है, मगर वह बिल्डर त्रिभुवन से बिल्डिंग की फाइल पास करने को कहता है। तभी शोभा कहती है कि साथ में सुबोध के पैसे माफ करने होंगे। इनकी बातें चल ही रही होती हैं। तभी वहाँ पर एक विधायक का साला अपने साथी के साथ आता है और सबको बंदूक दिखाता है। तभी उसके मुंह से जुगत निकल जाता है त्रिभुवन के लिए। यह सुनकर त्रिभुवन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में उसे एक चपेट मार देता है। तभी वहाँ पर हाथापाई शुरू हो जाती है और शोभा दोनों हाथों से बंदूक चलाती है और सब मिलकर विधायक के साले और उसके साथी को वहाँ से डराकर भगा देते हैं। शोभा का यह नया रूप देखकर बिल्डर त्रिभुवन और सुबोध हैरान हो जाते हैं।
कहानी की शुरुआत वही बिल्डर के घर से होती है, जहाँ पर विधायक के साले और उसके साथी को भगाने के बाद बिल्डर शोभा का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब हमारी डील पक्की। तब शोभा कहती है कि बिल्डर साहब, हमारी डील पक्की हो जाएगी अगर आप त्रिभुवन जी के साथ साथ मुझे भी एक गन दे देंगे। बिल्डर दोनों को गन पकड़ा कर डील पक्की करता है। काफी सोच समझने के बाद त्रिभुवन अग्रवाल बिल्डर की फाइल पर साइन कर देता है। उसका साथ उसकी कोलीग ललिता देती है, क्योंकि त्रिभुवन उसे सब बता देता है। ललिता बस इतना कहती है कि आप जल्द से जल्द चीजें सॉर्ट आउट कीजिए, मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही। उसकी बात सुनकर त्रिभुवन थोड़ा रिलैक्स होता है। इधर हैदर अली पुलिस स्टेशन में देसी जी को बुलाता है और इनडायरेक्टली समझाता है कि अगर कोई पुलिस से झूठ बोलता है तो उसके साथ क्या होता है। अग्रवाल के कहने पर शोभा और सुबोध त्रिभुवन को लेकर टीकाराम के दुश्मन या कहें कॉम्पिटिटर एहसान भाई के पास जाते हैं, ताकि वह उन्हें सिक्योरिटी के तौर पर कुछ आदमी दे दे। मगर एहसान भाई सिक्योरिटी देने से पहले रीजन पूछते हैं कि हम त्रिभुवन जी को सिक्योरिटी क्यों दे। तभी वहाँ पर एहसान भाई की वाइफ मार्केट से लौटती है, जिन्होंने बुर्का पहन रखा होता है। मगर वह तुरंत ही त्रिभुवन को पहचान जाती है, क्योंकि उसने भी सीए टॉपर की सर्विसेज ले रखी होती है। शोभा एहसान भाई की वाइफ की आंखें पढ़ लेती है और शोभा उनसे अकेले में मदद मांगती है ताकि सीए टॉपर सेफ रहे। फाइनली एहसान की वाइफ अपने हस्बैंड को कन्विंस कर लेती है, यह कहकर कि त्रिभुवन आपकी फाइल्स पास करवा देंगे और कभी कभी वह आपके अकाउंट्स देख लेंगे, क्योंकि यह सीए टॉपर भी हैं। एहसान कुरैशी की फाइल भी त्रिभुवन पास कर देता है। इधर त्रिभुवन का सर्विसेज वाला काम बंद हो रखा होता है। इधर टीकाराम अपनी वाइफ यानी बिंदी के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करता है और बिंदी को खुश करने के लिए उसके सामने नाचता भी है। मगर बिंदी सिर्फ उखड़ी उखड़ी स्माइल करती है। उसकी यह स्माइल देखकर टीकाराम बाथरूम जाता है, शीशे पर जोर से मुक्का मारता है। उसके बाद वह ढेंचा को फोन करता है और कहता है उस कमीने को छोड़ना मत। यह सारी बातें बिंदी सुन लेती है। अगले दिन बिंदी ढेंचा को फोन करती है और कहती है कि तुम्हारे राजा भाई थोड़ा नाराज बने रहते हैं, इसलिए मैंने सरप्राइज डिनर प्लान किया है। आज साथ चलोगे रेस्टोरेंट टेबल बुक करने? मगर राजा भाई को बताना मत। ढेंचा हाँ में जवाब देता है। इधर शाम के समय त्रिभुवन केक लेकर उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर बिंदी और ढेंचा जाते हैं। मगर वहाँ जाकर बिंदी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि टीकाराम भी वहीं पर होता है। बिंदी ने ही त्रिभुवन को बुलाया होता है ताकि वह ढेंचा का चेहरा ठीक से देख सके और अपना बचाव कर सके। त्रिभुवन रेस्टोरेंट में केक के डब्बे लेकर पहुँचता है और थोड़ी दूर के टेबल पर बैठ जाता है। वहीं बिंदी के बगल के टेबल में ढेंचा बैठा होता है। बिंदी मौका देखकर त्रिभुवन को साइड में बुलाती है और उसे पूरी बात बताती है कि जो आदमी साथ में बैठा था वह टीकाराम है, मेरा पति। ढेंचा पीछे वाले टेबल में बैठा था। तभी वहाँ पर नशे से लुप्त टीकाराम और ढेंचा आ जाते हैं। तभी बिंदी त्रिभुवन को केक डिलीवर बॉय कहकर दोनों से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि इनकी डिलीवरी बहुत अच्छी है, इनका केक भी बहुत अच्छा है। तभी टीकाराम त्रिभुवन से केक से भरे बॉक्स ले लेता है, यह कहकर कि वह अपनी वाइफ का पसंदीदा केक कैसे मना कर सकता है। ढेंचा को केक बाहर कार की डिक्की में रखने को बोल देता है। तभी एहसान कुरैशी के आदमी जो त्रिभुवन को सिक्योरिटी के तौर पर बाहर बैठे होते हैं, वह ढेंचा को देखकर रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं। इधर त्रिभुवन भी टीकाराम के साथ दारू पीकर नशे में धुंध हो जाता है। तभी टीकाराम, ढेंचा और त्रिभुवन वॉशरूम जाते हैं नशे की हालत में। तभी वहाँ पर एहसान भाई के आदमी भी आ जाते हैं और सब पर गोलियां चलने लगती हैं। वॉशरूम में गोलियों की बरसात होने लगती है। तभी वहाँ पर बिंदी आती है और चुपके से त्रिभुवन को लेकर बाहर चली जाती है। तभी वहाँ से सभी लोग निकल जाते हैं। त्रिभुवन अपने प्रोटेक्टर्स को कहता है, मेरे कहे बिना मुझे प्रोटेक्ट मत करना। घर जाकर त्रिभुवन की नजर अपने टैटू पर पड़ती है, जिसकी बात ढेंचा ने शराब के नशे में की थी। त्रिभुवन थोड़ा सा घर आकर रिलैक्स करता है, मगर सब सो चुके होते हैं। तभी वहाँ पर त्रिभुवन की सास आती है और कहती है कि तुम मेरी नजर से नहीं छुप सकते। फ्रस्ट्रेटेड त्रिभुवन बंदूक दिखाकर अपनी सास को धमकाता है और कहता है, इसके बारे में अशोकलता को मत बताना, वरना तुम जानती हो। त्रिभुवन टैटू को कवर करवाता है। फायरिंग की शिकायत पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। तभी उन्हें पता लगता है कि टीकाराम के ऊपर किसी ने गोलियां चलाई थी। हैदर अली अपने ऑफिसर साथी के साथ टीकाराम की दुकान जाता है और थोड़ी जानकारी लेता है। तभी उनकी नजर
ऑरेंज केक पर पड़ती है। हैदर अली और उसका साथी उसे टेस्ट करते हैं। तभी टीकाराम बताता है कि यह केक मेरी वाइफ का फेवरेट है, वह कहीं से मंगवाती है, हम तो बस सैंपल रखे हैं। हैदर अली कुछ केक पैक करवा लेता है। पुलिस स्टेशन जाकर वह बात करते हैं कि यह केक वही है जो मर्डर वाले रूम में था और यह केक टीकाराम की वाइफ का फेवरेट है। हैदर अली बिंदी को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, जहाँ पर उससे पूछताछ होती है, मगर बिंदी कुछ नहीं बोलती। स्टेशन से वह सीधा त्रिभुवन से मिलने घाट जाती है और उसके सामने प्यार का इजहार करती है, मगर त्रिभुवन उसे समझाता है कि वह प्यार नहीं करता, बस पैसे के बदले सर्विसेज देता था। वह प्यार सिर्फ अपनी वाइफ को करता है। यह सुनकर बिंदी शौक और दुखी हो जाती है और वह वहाँ से गुस्से में चली जाती है। दुखी बिंदी ढेंचा को साथ में बैठकर शराब पीने को कहती है। फिर दोनों में बातचीत शुरू होती है। बिंदी कहती है, जब जिंदगी से सबसे प्यारा इंसान चला जाए तब दिल टूट जाता है, खुद को हम संभाल नहीं पाते हैं। तभी ढेंचा कहता है, जैसे मेरी जिंदगी से लप्पू चला गया। यह सुनकर बिंदी ढेंचा से माफी मांगती है और कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ, लप्पू तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था ना। तब ढेंचा कहता है कि लप्पू सिर्फ हमारा दोस्त नहीं था, बल्कि हम एक दूसरे से प्रेम करते थे, जैसे एक औरत और एक आदमी करते हैं। मेरी जिंदगी से मेरा प्रेम चला गया है। यह सुनकर बिंदी कहती है कि वह होटल वाला आदमी जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मेरी फिल्म का हीरो था। तभी बिंदी ढेंचा को त्रिभुवन के बारे में बताती है कि वह वही है केक डिलीवरी वाला। मांगता तो हम जान भी दे देते, मगर ढेंचा उसे अब छोड़ना मत। इधर त्रिभुवन ने जो फाइल्स पास कर दी थी उन पर मीटिंग बैठ जाती है और उन्हें ऑफिस से निकालने की बातें शुरू हो जाती है। एक तरफ ढेंचा और टीकाराम के पास बिंदी से त्रिभुवन का फोन नंबर मिल जाता है, मगर उनके पास त्रिभुवन का एड्रेस नहीं होता, इसलिए एड्रेस के लिए कस्टमर सर्विस पर फोन करके एड्रेस मांगते हैं, मगर कस्टमर केयर वाली कस्टमर की इंफॉर्मेशन देने से मना कर देती है। ऊपर से यह नंबर बंद हो रखा होता है। तभी बिंदी एक आइडिया देती है कि लप्पू मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस बहुत मेहनत से कर रही है। अगर तुम पुलिस के पीछे पड़ जाओ तो पक्का तुम्हें कुछ न कुछ काम का जरूर मिलेगा। इससे हम सीए टॉपर को ढूंढ पाएंगे। ढेंचा पुलिस में काम कर रहे जैसे चाय वाला, माली, सफाई वाला, मालिश वाला इन्हें पैसे देकर अपने साइड कर लेता है, ताकि पुलिस स्टेशन में चल रही सारी इंफॉर्मेशन लप्पू के केस से रिलेटेड उसे मिल सके। मगर कुछ दिनों तक कोई भी इंफॉर्मेशन काम की नहीं मिलती। तभी एक दिन हैदर अली देसी जी से बातचीत करता है पुलिस स्टेशन के बाहर एक चाय की टपली पर। वहीं पर ढेंचा भी बैठा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी ढेंचा सुन लेता है कि देसी जी को मर्डर के बारे में पता है। तभी ढेंचा मौका देखकर अपने आदमियों के साथ मिलकर पुलिस को बंदूक दिखाकर देसी जी को वहां से पकड़कर ले जाता है। पुलिस भी उनका पीछा करने लगती है। गाड़ी में बंदूक की नोक पर देसी जी त्रिभुवन को फोन करता है। तभी त्रिभुवन कहता है कि एक फैमिली फंक्शन में पूरी फैमिली जा रही है, वहीं पर मुलाकात होगी, एड्रेस तुम्हें मैसेज करता हूँ। एड्रेस पाते ही ढेंचा बिंदी और टीकाराम को एड्रेस भेजकर वहीं पर बुला लेता है। असल में शोभा ने एक कार्यक्रम रखा होता है जहाँ पर काफी लोग होते हैं। वहाँ पर गुरु जिंदगी का ज्ञान दे रहा होता है। तभी देसी जी को लेकर बंदूक ताने ढेंचा, बिंदी और टीकाराम स्टेज पर पहुँचते हैं। उन्हें देखकर त्रिभुवन, शोभा, सुबोध छुप जाते हैं, मगर देसी जी कहता है वह यहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी छुपा हुआ त्रिभुवन हवा में बंदूक चलाता है, जिस वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। सभी लोग वहाँ से भाग निकलते हैं और त्रिभुवन अपनी फैमिली के साथ छिप जाता है। त्रिभुवन हसन भाई के आदमी को बुला लेता है। एक तरफ से पुलिस भी वहाँ आ जाती है। अब चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। गोलीबारी में बिंदी मौका देखकर अशोकलता को त्रिभुवन के सीए टॉपर होने के बारे में बता देती है। इसी गोलीबारी में टीकाराम को गोली लग जाती है। ढेंचा, बिंदी और उसके आदमी टीकाराम को हॉस्पिटल ले जाते हैं। पुलिस अपना चली जाती है। देसी जी को गोली लग जाती है। शोभा और सुबोध माजी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आखिर में अशोकलता बच्चों के साथ त्रिभुवन को अकेला छोड़कर वहाँ से किसी के साथ चली जाती है। इसमें 9 एपिसोड थे। हमने सारे एपिसोड को एक्सप्लेन किया है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।